ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने विभव सीडी के परावर्तन गुणांक और अपवर्तन गुणांक का योग 1 होता है यह सिद्ध किया था, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कल हमने विभव सीडी का अध्ययन किया था। इस प्रकार हमने चित्र बनाया था x बराबर 0, x बराबर a, विभव सीडी की ऊंचाई v0, यहाँ पर पहला क्षेत्र है विभव सीडी के लिए, वहाँ पर तरंग फलन ψ1 है, ये दूसरा क्षेत्र है, यहाँ पर तरंग फलन का मान ψ2 या ψ2 मान सकते हैं। उसके लिए हमने दोनों के लिए अलग अलग श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी। उसके बाद बारी बारी हमने परिसीमा प्रतिबंध लगाया था। याद कीजिए, पहला परिसीमा प्रतिबंध था ψ1 बराबर ψ2, दूसरा प्रतिबंध था d ψ1 बटा dx बराबर d ψ2 बटा dx। दोनों परिसीमा प्रतिबंध लगाने के बाद हमने परावर्तन गुणांक, अपवर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक, अपवर्तित गुणांक यानी इन सभी का मान ज्ञात किया था। उसके बाद हमने r प्लस t यानी परावर्तित गुणांक और अपवर्तन गुणांक का मान 1 होता है, ये हमने सिद्ध किया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे आयताकार विभव सीडी। आयताकार विभव सीडी का ये चित्र है, देखिए यह एक आयताकार विभव सीडी है। इस आयताकार विभव सीडी में देखिए 3 क्षेत्र है, ये पहला क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र है और ये तीसरा क्षेत्र है। पहले क्षेत्र में तरंग फलन का मान है ψ1 और दूसरे क्षेत्र में तरंग फलन का मान है ψ2, तीसरे क्षेत्र में तरंग फलन का मान है ψ3। देखिए कोई कण है वो पहले आता है और इस कण के पथ को A मान लेते हैं। ये पथ इस दीवार से परावर्तित होकर पुनः भी लौट सकता है, इसको हम B मान लेते हैं। आगे देखिए, ये कण परावर्तित न होकर अपवर्तित, थोड़ा सा परावर्तित और अपवर्तित दोनों ही हो सकता है। अगर मान लीजिए ये कण अपवर्तित हो तो मान लीजिए ये कण पार हो गया, विभव सीडी के अंदर चला गया, आयताकार विभव सीडी के अंदर, इसका पथ C है। अब ये C सामने वाली दीवार से टकरा करके पार भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है। अगर वापस आया तो इसे हम D से रिप्रेजेंट करें। अगर ये पार हो गया यानी अपवर्तित हो गया और इसके अगले वाले पथ को हम E मान सकते हैं, ये पथ है E। अब हम ये x बराबर 0, ये x बराबर a है। इस आयताकार विभव सीडी की इस ऊंचाई को, ये ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊंचाई है। इस ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है v0। आयताकार विभव सीडी की ऊंचाई v0 है। आयताकार विभव सीडी की ऊंचाई पहले क्षेत्र का तरंग फलन आयताकार विभव सीडी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उसका तरंग फलन ψ1 है। पहले भाग का तरंग फलन ψ1 है, दूसरे भाग का तरंग फलन ψ2 है। तीसरे भाग का तरंग फलन ψ3 है। अब देखिए पहली स्थिति E इज ग्रेटर देन 0,
आयताकार विभव CD की ऊंचाई कण की ऊर्जा से कम हो। यह केस फर्स्ट या हम इसको स्थिति फर्स्ट कह सकते हैं। यदि कण की ऊर्जा आयताकार विभव CD से अधिक हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि कण की ऊर्जा विभव CD से ज़्यादा हो, विभव CD की ऊंचाई से अधिक हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आयताकार विभव CD की ऊंचाई का मान कण की ऊर्जा से कम हो, तो इसे हम स्थिति फर्स्ट कह सकते हैं। हम जानते हैं श्रोडिंगर समीकरण कौन सी है, d2 साई बटा dx स्क्वायर प्लस 2m बटा h कट स्क्वायर e माइनस v बराबर साई। देखिए पहले और तीसरे क्षेत्र में विभव का मान शून्य है, याद रखिए। हम चित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। पहला क्षेत्र है जिसमें तरंग फलन का मान साई1 है। यहाँ पर पहले क्षेत्र में विभव का मान है, पहले क्षेत्र में विभव बराबर 0 है। दूसरे क्षेत्र में देखिए विभव का मान कितना है, दिया हुआ है, चित्र में भी स्पष्ट है, v डॉट यहाँ से लेके यहाँ तक v डॉट। v डॉट है। तीसरे क्षेत्र में विभव का मान देखिए, चित्र से स्पष्ट है, 0। शून्य है। जब हम श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे तो बारी बारी उस श्रोडिंगर समीकरण में तीनों का मान हम लिखेंगे। श्रोडिंगर समीकरण में हमें d2 साई बटा dx स्क्वायर, श्रोडिंगर समीकरण क्या है, d2 साई बटा dx स्क्वायर प्लस 2m बटा h कट स्क्वायर e माइनस v बराबर 0। जब ये श्रोडिंगर समीकरण हम पहले और तीसरे क्षेत्र के लिए लगाएंगे तो हम विभव का मान 0 रखेंगे। पहले क्षेत्र में और तीसरे क्षेत्र में v का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जब दूसरे क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण लगाएंगे उस समय हम v का मान क्या रखेंगे, v डॉट रखेंगे। और संपूर्ण आयताकार विभव CD को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग था E इज ग्रेटर देन V0, जब कण की ऊर्जा का मान विभव CD की ऊंचाई से ज़्यादा है, और दूसरा भाग होगा जब कण की ऊर्जा का मान विभव CD की ऊंचाई से कम है। ये दो स्थितियां होंगी। देखिए पहली स्थिति में समझिए E में से V डॉट या V नोट घटा दें तो हमें क्या राशि प्राप्त होगी, E माइनस V डॉट का मान क्या प्राप्त होगा, इसका मान 0 से बड़ा प्राप्त होगा, E माइनस V डॉट बराबर 0। दूसरी स्थिति में E माइनस V डॉट का मान क्या प्राप्त होगा, 0 से छोटा प्राप्त होगा, यानी E माइनस V डॉट इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 से छोटा। इस आधार पर हम श्रोडिंगर समीकरण को बारी बारी से अप्लाई करेंगे। देखिए केस फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे। देखिए श्रोडिंगर समीकरण लिखने के बाद हम विभव को परिभाषित किया है। v बराबर 0 कहाँ कहाँ था याद कीजिए, पहले और तीसरे क्षेत्र में v बराबर 0 था। पहले और तीसरे क्षेत्र को हम कार्तीय निर्देशांक में x के रूप में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे।
x का मान कौन सी परास से लेके कौन सी परास के बीच में हो तब विभव का मान 0 है। देखिए आयताकार विभव सीढ़ी इस प्रकार थी, यहाँ पर था x बराबर 0 और यहाँ पर था x बराबर a। अगर x का मान 0 से छोटा हो जाए, x का मान 0 से छोटा होने का तात्पर्य है ये क्षेत्र, अगर x का मान a से बड़ा हो जाए इसका मान ये है, दोनों स्थितियों में विभव का मान 0 होगा, ये है। अगर विभव का मान यानी अगर विभव का मान V0 कौन से क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र को हम x के रूप में किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, पहली बात। दूसरी बात, जब x का मान a हो, a पर भी V0 है देखिए, और 0 पर भी V0 है। जब x का मान a हो या a से छोटा हो, a या a से छोटा हो, तब विभव का मान क्या है, V0 है। क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर समीकरण को अप्लाई कीजिए। क्षेत्र फर्स्ट में v की जगह 0 लिख दीजिए, साई की जगह साई1 लिख दीजिए। ये देखिए, अगर इस समीकरण की एक द्वितीय कोटि की ये अवकल समीकरण है और हम जानते हैं द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण की मानक समीकरण हम इस प्रकार पढ़ेंगे d2 साई बटा dx²। द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण की मानक समीकरण हम पिछली कक्षा में गणित में पढ़कर आए हैं, अवकल समीकरण वाली किताब में। द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण की मानक समीकरण क्या होती है, d2 साई बटा dx² प्लस k² साई बराबर 0। ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण की एक मानक समीकरण है। अब देखिए इस मानक समीकरण की इस मानक समीकरण से तुलना करने पर आप बताइए k² का मान क्या प्राप्त होता है। k² का मान प्राप्त होता है ये देखिए, ये दोनों समीकरणों को तुलना कीजिए। ये एक तो हमारी जो श्रोडिंगर समीकरण आई है उसकी, और एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण की मानक समीकरण की तुलना कीजिए। दोनों की तुलना करने पर हमें ये प्राप्त हुआ कि k² का मान क्या है, 2me/h², ये मान है। ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने पर k² का मान हमें प्राप्त हुआ है। ये है समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये क्षेत्र फर्स्ट के लिए, पहले क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण थी और ये उसका है। अब तीसरे क्षेत्र में हम श्रोडिंगर समीकरण लगाएंगे। ये है तीसरा क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र में विभव का मान क्या है, 0 है। तीसरे क्षेत्र में तरंग फलन का मान कितना है, साई3, यानी साई की जगह साई3 लिख देंगे। तीसरे क्षेत्र में तरंग फलन का मान साई3 लिख देंगे, विभव का मान 0 लिख देंगे, तो हमें ये एक समीकरण प्राप्त हुई है। अगर इस समीकरण की द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें k² का मान यही प्राप्त होगा। k² का मान यही प्राप्त होगा जो पहले समीकरण में प्राप्त हुआ है, 2me/h²। अब हम दूसरे क्षेत्र में आते हैं। दूसरे क्षेत्र में तरंग फलन का मान साई2 है। दूसरे क्षेत्र में विभव का मान V0 है। दोनों को हम श्रोडिंगर समीकरण में रख देंगे तो हमें श्रोडिंगर समीकरण ये प्राप्त होगी, d2 साई2 बटा dx² प्लस 2m/h² e माइनस v साई2 बराबर 0। दूसरी ये भी द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इसकी अगर हम मानक समीकरण से तुलना करें तो ये एक नियतांक होगा, इसका मान क्या प्राप्त होगा, इसे हम मान लेते हैं k1²। और द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर हमें k1² का मान प्राप्त होता है 2m/h²।
2m बटा एच कट स्क्वायर ई माइनस वी जीरो बटे एच कट स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3, 5 और 6 द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, इसके हल हम मान सकते हैं। 3, 5 और 6 समीकरण याद कीजिए। तीनों समीकरण कौन कौन से हैं, बिना देखे एक बार याद कीजिए। समीकरण नंबर 3 कौन सा था, पहले क्षेत्र के तरंग फलन का श्रोडिंगर समीकरण था। समीकरण नंबर 5 कौन सा था, समीकरण नंबर 5 था तीसरे क्षेत्र के तरंग फलन का श्रोडिंगर समीकरण था। और समीकरण नंबर 6 क्या है, ये रहा दूसरे क्षेत्र के तरंग फलन के लिए श्रोडिंगर समीकरण। तीनों ही समीकरण द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, इनके हल हम e की पावर kx में मान सकते हैं। देखिए ये पहले क्षेत्र के तरंग फलन का हल है, a e की घात के आयोटा के एक्स प्लस b e की घात माइनस आयोटा के एक्स। हम चित्र से भी देख सकते हैं, चित्र में ये भाग था a और ये भाग था b और ये भाग था c, ये भाग था d और ये भाग था e। जब हम पहले समीकरण का हल लिखेंगे तो हम a और b को काम में लेंगे, और जब हम दूसरे के लिए हल लिखेंगे तो c और d को काम में लेंगे, और तीसरे के लिए जब हम हल करेंगे तो हम e काम में लेंगे। तीसरे में f क्यों नहीं है, तीसरे में केवल और केवल अपवर्तित भाग है, यानी यहाँ से कण पारगमन हो जाता है, पुनः नहीं लौटता है, इसलिए यहाँ पर f नहीं होगा। साई सेकंड का अवकल समीकरण c और d में मान लेंगे, और साई सेकंड में द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का नियतांक हमने याद कीजिए k1 रखा था, और पहले और तीसरे में अवकल समीकरण में नियतांक का मान हमने k रखा था। तीनों हल है, याद कीजिए समीकरण नंबर 8, 9 और 10 तीनों हल है। एक बार दोबारा याद कीजिए, समीकरण नंबर 3 कौन सा था, पहले क्षेत्र के तरंग फलन का श्रोडिंगर समीकरण। समीकरण नंबर 5 कौन सा था, तीसरे क्षेत्र के तरंग फलन का श्रोडिंगर समीकरण। समीकरण नंबर 7 क्या था, समीकरण नंबर 7 था दूसरे क्षेत्र के तरंग फलन का श्रोडिंगर समीकरण। ये तीनों के हल। परिसीमा प्रतिबंध का प्रयोग अब हम करेंगे, जिस प्रकार हमने विभव सीडी में किया था उसी प्रकार हम इसमें भी परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करके मान निकालेंगे। परिसीमा प्रतिबंध क्या है, साई1 बराबर साई सेकंड, और साई1 बराबर साई सेकंड जो ही हम रखेंगे साई1 और साई सेकंड, यानी समीकरण 8 और 9 को अगर हम बराबर कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साई1 बराबर साई सेकंड। ये कब बराबर है, x बराबर का मान 0 है। जब x का मान 0 है तो साई1 और साई सेकंड बराबर है, और a प्लस b का मान भी c प्लस d के बराबर है, यानी तुलना करने से हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 11। आगे देखिए दूसरा परिसीमा प्रतिबंध, d साई1 बटा डी एक्स बराबर d साई सेकंड बटा d साई सेकंड बटा डी एक्स, यानी साई1 तरंग फलन का x के सापेक्ष अवकलन बराबर साई सेकंड तरंग फलन का x के सापेक्ष अवकलन। साई1 तरंग फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका देखिए एक बार डिटेल में अवकलन करके, एक के लिए एक समीकरण का संपूर्ण अवकलन करके हम बता देते हैं, बाकी अवकल समीकरण का हल आपको बारी बारी से करना है। देखिए पहले का मैं समीकरण का अवकलन कर रहा हूँ, देखिए इसका अवकल समीकरण कर रहा हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, a एक नियतांक है, a को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। e की घात x का अवकलन हमने कक्षा 11 में पढ़े हैं, e की घात x का अवकलन e की घात x होता है, तो e की घात यहाँ पर आयोटा के x है, तो e की घात आयोटा के x होगा।
ए ई की घात आयोटा के एक्स। अब देखो ई की घात एक्स का कर दिया, अब वो घात में जो होगा उसका अवकलन करेंगे। घात में आयोटा के एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स का तो एक हो जाएगा, आयोटा और के बच जाएगा। ये प्लस बी एक नियतांक है, ई की घात एक्स का अवकलन क्या होगा, ई की घात माइनस आयोटा के एक्स, इंटू में एक्स का अवकलन करेंगे माइनस आयोटा के। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ई की घात आयोटा के और आयोटा के दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम आयोटा के को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम आयोटा के को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए ई की घात आयोटा के एक्स माइनस बी ई की घात माइनस आयोटा के एक्स। इसी प्रकार साई सेकंड का हम अवकलन करेंगे। जब हम साई सेकंड का अवकलन करेंगे तो उसमें भी आयोटा के ये कॉमन आएगा। साई फर्स्ट और साई सेकंड को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर आयोटा और के वन कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा। और ये कब है, जब x बराबर 0 है। यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो e की घात 0 हो जाएगी। e की घात 0 का मान होता है 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये हो जाएगा माइनस, और ये e की घात 0 हो जाएगी, 1 बटा e की घात 0, 1 बटा 1 का मान 1 हो जाएगा, a माइनस बी आएगा, a माइनस बी। इसी प्रकार आगे जब हम हल करेंगे तो वहाँ पर उतर आएंगे, आयोटा से आयोटा वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस के सी और माइनस के डी प्राप्त होंगे। वो माइनस और ये माइनस कॉमन लेके काट देंगे, यानी a प्लस बी का मान c प्लस डी के बराबर होगा। ये बराबर होगा a माइनस बी बराबर आयोटा के वन c माइनस डी हो जाएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा k के बट्टा में k1 ले आइए, समीकरण नंबर 12 है। अब देखिए अगला परिसीमा प्रतिबंध क्या है, तीसरा परिसीमा प्रतिबंध है। पहला परिसीमा प्रतिबंध था साई वन बराबर साई सेकंड, और दूसरा परिसीमा प्रतिबंध था डी साई वन बटा डी एक्स बराबर डी साई सेकंड बटा डी एक्स। अब तीसरा परिसीमा प्रतिबंध लिखेंगे। तीसरा परिसीमा प्रतिबंध है साई सेकंड बराबर साई थर्ड, यानी दूसरा तरंग फलन और तीसरा तरंग फलन बराबर है कब, जब x का मान क्या हो, a। चित्र से हम देख सकते हैं x बराबर 0, x बराबर a, ये साई सेकंड, ये साई थर्ड। x बराबर a पर साई सेकंड और साई थर्ड क्या है, बराबर है। हम परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे और परिसीमा प्रतिबंध लगाने के बाद में देखिए साई सेकंड और साई थर्ड दोनों बराबर है x बराबर a पर। साई सेकंड और साई थर्ड का मान हमें 7 और 8 में है, 7 और 8 में जो मान है उसको हम बराबर कर देंगे और जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ a लिख देंगे, तो हमें समीकरण नंबर 13 प्राप्त हो जाएगी। और चौथा परिसीमा प्रतिबंध है डी साई सेकंड बटा डी एक्स बराबर डी साई थर्ड बटा डी एक्स एट x बराबर a। x बराबर a पर दूसरे तरंग फलन का x के सापेक्ष अवकलन और तीसरे तरंग फलन का x के सापेक्ष अवकलन दोनों का मान बराबर है। दोनों का अवकलन कर देंगे, हमें प्राप्त होगा बायां पक्ष और दायां पक्ष, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, समीकरण नंबर 14 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 11 और 12 को हम जोड़ देंगे। आगे देखिए समीकरण 11 और 12 को जोड़ने पर 11 और 12 समीकरण नंबर कौन से थे, ये थे समीकरण नंबर 11 और समीकरण नंबर 12। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसका मान आएगा, c का मान आएगा। कौन सी विधि में, विलोपन विधि से हमें c का मान आएगा। समीकरण 11 और 12 को हम बराबर करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, हमें समीकरण 11 और 12 को बराबर करने पर c का मान प्राप्त होगा 11 और 12 से। अगर 11 और 12 को जोड़ देंगे तो किसका मान प्राप्त होगा, c का मान प्राप्त होगा। कौन सी विधि से होगा,
कक्षा 9 की विलोपन विधि से हमें प्राप्त होगा। कक्षा 9 की विलोपन विधि थी, हमें ये पढ़ाया जाता था कि 2x + 3y = 4 है और 3x + 5y = 9 है। तो x और y का मान बताइए। तो हम x को किसी गुणांक से गुणा करते थे, y को किसी गुणांक से गुणा करते थे, एक को बराबर करके काट देते थे जिससे हमें मान प्राप्त होता था। ऐसे हम बचपन में कक्षा 9 में किया करते थे। आज हम पुनः हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि उसी विलोपन विधि का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें पुनः यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम विलोपन विधि का प्रयोग करके c का मान ज्ञात करेंगे और हमें c का मान ये प्राप्त होगा। ये रहा c का मान। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 2c और यहाँ पर क्या आएगा। जो ही हम 2c का मान निकालेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट को एक जैसे बना लेंगे। अगर हम 11 में से 12 को घटा दें तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। कौन सी विधि से? वही विलोपन विधि से। 2d = ये। एक बार 11 और 12 को जोड़ना है और एक बार 11 में से 12 को घटाना है। उसी प्रकार अब 13 और 14 को जोड़ना है, एक बार 13 और 14 में से का घटाव करना है। जब हम 13 और 14 को जोड़ेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 17 प्राप्त होगी और जब हम 13 में से 14 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर हमें 18 प्राप्त होगी। ये देखिए, ये हमें 13 और 14 को जोड़ने से प्राप्त हुई है, ये हमें 13 में से 14 को घटाने से प्राप्त हुई है, जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। पहले हमने समीकरण 11 और समीकरण 12 को जोड़ा था, उसके बाद हमने समीकरण 11 में से समीकरण 12 को घटाया था। अब हमने समीकरण 13 और समीकरण नंबर 14 को जोड़ा है, उसके बाद समीकरण नंबर 13 में से समीकरण 14 को घटाया है। अब हम 15, 16, 17 और 18, 15, 16 को 17, 18 में रखने पर समीकरण नंबर 15 कौन सा था? हमारे पास c का मान आया था, वह था जो 15 में है, और जो d का मान आया था वो समीकरण नंबर 16 में है, और c और d दोनों का मान हम 17 नंबर और 18 नंबर में रख देंगे। ये है 17 नंबर, ये है 18 नंबर। यहाँ पर 17 में c का मान रखेंगे, 18 में हम d का मान रखेंगे। जो ही हम c और d का मान रखेंगे समीकरण नंबर 19 और 20 प्राप्त हो जाएगी। समीकरण नंबर 17 में जो ही हम c का मान रखेंगे यह समीकरण हमें 19 प्राप्त हो जाएगी। समीकरण नंबर 18 में हम d का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर हमें 20 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक ही करना है। अब हम विभव सिद्धि की तरह वापस परावर्तन गुणांक, अपवर्तन गुणांक निकालने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम परावर्तन गुणांक ज्ञात करेंगे। परावर्तन गुणांक ज्ञात करने के लिए हम 19 और 20 की सहायता लेंगे। 19 व 20 की सहायता से हम परावर्तन गुणांक ज्ञात करेंगे। यह है हमारा समीकरण नंबर 21। ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, यानी सिमिलरली हम 19 व 20 से इसका मान निकालेंगे। 21 व 22 आ गए। 21 व 22 की अब हम तुलना करेंगे, यानी दोनों को क्या करेंगे? LHS के बराबर LHS तो RHS के बराबर RHS रख देंगे। जो ही हम तुलना करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और एक जैसे पद कट जाएंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। आगे देखिए, जो ही हम इसे सरल करेंगे हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इसमें त्रिकोणमिति के विभिन्न सूत्रों का भी प्रयोग करेंगे। त्रिकोणमिति के दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक तो है e की पावर आयोटा kx का। e की पावर आयोटा kx, आयोटा x का सूत्र है, नोट कीजिए, साइन x प्लस आयोटा कोस x। e की घात माइनस आयोटा x का मान लिखेंगे, साइन x माइनस आयोटा कोस x। दोनों का प्रयोग करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब हम परावर्तन गुणांक ज्ञात करेंगे। परावर्तन गुणांक R का सूत्र होता है J रिफ्लेक्शन बटा J इंसिडेंट, यानी B/A के मापांक का स्क्वायर। कल हमने ये सूत्र की स्थापना की थी परावर्तन गुणांक की। जो ही J रिफ्लेक्शन में J इंसिडेंट का भाग देंगे, यानी B/A का स्टार इंटू B/A। B/A का स्टार का मतलब B/A का संयुग्मी और B/A का रियल पार्ट। B/A का संयुग्मी ये है जिसमें हम केवल आयोटा के पद लिखेंगे और गुणा में B/A का वो पार्ट लिखेंगे जिसमें आयोटा नहीं है।